चलो बेटा अब हम लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। बेटा चैप्टर बहुत डिटेल में है ये, इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे और जो मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के थ्रू अगर आप पेपर में उस चीज़ों को अप्लाई करोगे तो ये आपका चैप्टर 3 पेजेस में ख़त्म भी हो जाएगा और आपके फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। हमें ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब ये हो गया, फाइनेंस का मतलब हो गया भैया पैसा, मनी, राइट। उसको हमें क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, पैसे को हम कैसे मैनेज करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है बट पैसा संभालना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमा अक्सर बहुत लोग लेते हैं बट उससे संभाला नहीं जाता। तो कमा लिया या मार्केट से इकट्ठा कर लिया, अब पैसा आ गया है, अब हमें उसको मैनेज कैसे करना है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि डायनामिक भी है, मेरी कंपनी को उसमें ग्रो भी करवाना है, शेयर होल्डर की जेब भी भरनी है, डिबेंचर को भैया वो पैसा वापस भी देना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को मुझे वो पैसा वापस भी देना है। तो मुझे प्रॉपर मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े फर्म्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उनकी एक अपनी टीम होती है जो हमें समय समय में बताते हैं कि हाउ टू मैनेज दिस पर्टिकुलर फंड। तो बेटा ये था हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास 3 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आती है। एक होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होती है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होती है बेटा हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। तो शॉर्ट में समझेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बेसिकली मतलब ये होता है कि मैं अपने फर्म के पैसे को कौन से एसेट पे इन्वेस्ट करूं, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करूं या कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्ट करूं। मतलब मैं अपने फर्म के पैसे को, अपनी कंपनी के पैसे को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं या फिर मैं उसको एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, तो इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके बाद आ जाता है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब मुझे कंपनी में पैसों की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास पैसे थे, मैंने प्रोजेक्ट ए में लगा दिए, प्रोजेक्ट बी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अब मुझे वो फंड कहां से चाहिए, मार्केट से इकट्ठा करना है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन ये बताती है कि मैं पैसा किस सोर्स से इकट्ठा करूं, कि भैया मैं पैसा शेयर होल्डर फंड से लूं या फिर मैं पैसा बोरोड फंड से लूं। तो बोरोड बोले तो डिबेंचर्स हो गया, बैंक्स हो गया, लोन वगैरह हो गए, नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए बेटा। तो ये था मेरे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद मेरे पास आ जाता है बेटा जी डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मुझे ये कहता है दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ शेयर होल्डर, कि अपने पास कितना रखूं और जो मेरी कंपनी में जो शेयर होल्डर ने भरोसा करके पैसा लगाया है और जिस पैसे से मैंने और पैसा कमाया है उनको अब मैं कितना बांटूं। तो ये 3 मेजर डिसीजन के ऊपर मुझे देखना होता है और इस चैप्टर की ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन एंड देन उसके बाद बेटा डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगा ले भाई या फिर शॉर्ट टर्म में लगा ले, और फाइनेंसिंग कहती है भैया तुझे पैसा जो चाहिए शेयर होल्डर से लेना है शेयर होल्डर से ले ले, या फिर बोरोड फंड लेना है बोरोड फंड ले ले डिबेंचर वगैरह से। और लास्ट आ जाता है डिविडेंड डिसीजन की भैया कितना पैसा अपने पास रखना है और कितना मुझे अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना है। ठीक है बेटा जी। अब ये जो तीनों डिसीजंस है ना, कुछ फैक्टर्स है जो हमारे को बताते हैं कि इन डिसीजंस में हमें कैसे, कहां से कितना पैसा कहां लगाना है, कहां से उठाना है। तो ये मैं फैक्टर आपको सिखाऊंगा अपनी उसी ट्रिक से जो है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर वाली। मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर वाली ट्रिक को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी सारे फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे, ये भी सारे फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर के जो फैक्टर्स है वो भी सारे कवर अप हो जाएंगे। वो भी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा जब ये पीडीएफ को हम बंद करेंगे उसके बाद। चलिए बेटा, चलो अब हमारे पास आ जाता है बेटा बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बहुत इजी है। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी। बेटा तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मेरे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मुझे जो पैसा चाहिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए उसको मैं क्या बोलूंगा, बिजनेस फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, मुझे जब पैसों की जरूरत है और उस समय मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है बट पैसे नहीं है तो बेकार है ना। तो बिजनेस फाइनेंस क्या कहता है कि मेरे पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, परचेज ऑफ एसेट और पेइंग बिल्स। हमें पैसा क्यों चाहिए, एवरीडे के लिए, एवरीडे बोले तो वर्किंग कैपिटल के लिए, या कुछ बड़ा मुझे लेना है तो फिक्स कैपिटल के लिए, इसको बोलेंगे हम लोग बिजनेस फाइनेंस। ये इसके पार्ट्स हो गए। चलो बेटा अगला आ जाता है मेरे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली मतलब देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी शो करा हुआ है। एक इंसान है वो ये सोच रहा है कि भैया मैं क्या करूं, कि मेरे पास पैसा आ गया, इसको मैं कैसे प्लान करूं,
कहां लगाऊं इस पैसे को, कहां इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लोग डिपेंड है, मेरी पूरी कंपनी डिपेंड है, कंपनी का मालिक डिपेंड है, शेयर होल्डर्स डिपेंड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स डिपेंड है, डिबेंचर्स डिपेंड है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन, कि मेरी कंपनी में जो आने वाले समय में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे साल जो जो मेरे को ऑपरेशंस में काम करना है, उसका पहले ही मैं स्टार्टिंग से एक ब्लूप्रिंट बना के चलूंगा कि जब वो सिचुएशन आएगी या जब वो वक्त आएगा तो मेरे पास वो रिक्वायर्ड फंड हो और मुझे पता हो कि वो मुझे पैसा कहां से लेके कहां पे भैया डालना है। आगे द ट्विन ऑब्जेक्टिव बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, कि जब पैसों की जरूरत हो तब मेरे पास पैसा हो। बेटा याद रखो मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और अपॉर्चुनिटी बड़ी कम है। हर इंसान को अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर इंसान को। तुम ये ना करो कि तुम सोचते रह गए दूसरा फर्म आके उस अपॉर्चुनिटी को ले गया और तुम सिर्फ देखते रह गए, ठीक है ना। तो इस चीज पे हम लोगों को हमेशा ध्यान देना है। सेकंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी। भैया देखो पैसा पड़ा है, उसके बाद भी तुम शेयर होल्डर के थ्रू, डिबेंचर होल्डर के थ्रू पैसा रेज करते जा रहे हो मार्केट से, तो ये भी क्या फायदा है? पैसे उतने ही लो जितने तुम्हारे को जरूरत है। थोड़ा बहुत एक्सेस चलता है कि अचानक हमें कहीं लगाना पड़ गया, बट तुम एक लार्ज अमाउंट लेके इकट्ठी करते जाओ, पड़ा रहुआ पैसा डेप्रिशिएट होता है जब तक वो मार्केट में आप किसी प्रोडक्टिव आउटपुट पे ना लगाओ। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद आ जाता है बेटा इंपॉर्टेंस किसकी? फाइनेंशियल प्लानिंग की। टैकलेस द अनसर्टेनिटी इन अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड। जब जब मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, कब होगी कब नहीं होगी, अभी मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, ये इंपॉर्टेंस है। डेफिनेशन में से ही, ऑब्जेक्टिव में से आप पैसे इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर थ्रू फोरकास्टिंग। अगर आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, बट यहाँ पे वर्ड क्या आ गया उससे पहले? फाइनेंशियल। तो सेम वो जो मेरे पास पैसा है उस समय क्या करूंगा, कैसे करूंगा, सब कुछ कौन बताता है मुझे? फाइनेंशियल प्लानिंग भैया। आगे हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक। अचानक कोई शॉक आ गया आपके बिजनेस में, अचानक कोई बहुत बड़ा लॉस आ गया, आपके पास पैसा होगा, आपने पहले सारा प्लान आउट बना के रखा होगा, तो वो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए शौक है, आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आपने प्रॉपर वे से फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई है तो। फोर्थ आ जाता है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग है तभी आप प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेशन भी कर पाओगे बाकी फंक्शंस जो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड है या जो आपने अलग अलग जगहों में पैसा लगाया हुआ है। प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू यह पता चल जाता है कि मुझे कब पैसा उठाना है और कब पैसा कहां पे लगाना है। लास्ट बेटा, मेक द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। अभी जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, अगर आपने प्रॉपर वे से फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो आपकी परफॉर्मेंस इजी रहेगी, आप पे ज्यादा लोड नहीं होगा, ज्यादा प्रेशर वर्क नहीं होगा। मेरे तरफ से ये वाला पेज पूरा क्लियर होगा आप लोगों को बेटा जी। लास्ट पेज इसका देख लेते हैं, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा, इसके फैक्टर्स भी नोट से पढ़ाऊंगा। अब हमारे पास बेटा आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव भैया ने बताया है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। जिस इंसान ने ट्रस्ट करके तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया तो तुम्हारी भी मोरल ड्यूटी बनती है कि उस इंसान को पैसा कमा के देना है ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा घर लेके जाओ, उसको भी कमा के दो, क्योंकि आज तुमने जो पैसा कमाया उसी के वजह से कमाया, क्योंकि मुसीबत के वक्त में उसने तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। तो भैया ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल और ऑब्जेक्टिव बेटा कोई एक चीज कर लो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, काम बन जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास आ जाता है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बेटा जी वर्किंग कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है शॉर्ट टर्म एवरीडे एक्टिविटीज के लिए जो मुझे पैसा चाहिए। वर्किंग मोड में रोज रोज के खर्चों के लिए। बिजली का बिल रोज आता है, रोज का मतलब ये नहीं है कि रोज आएगा, महीने में एक बार भी आ रहा है तो कुछ अनसर्टेन नहीं है, पता है कि नॉर्मल एक्सपेंस है, एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है। वो चीज जो नॉर्मली तुम्हारी बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है उसको मैं क्या बोलूंगा? वर्किंग कैपिटल। बिजली का बिल हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गए, फलाना ढमकाना। फिक्स कैपिटल का मतलब है जब तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हो। आज तुमने एक मशीन खरीद ली, जब ये हमने पैनल लिया तो ये मैं रोज थोड़ी उठा के खरीदता हूँ या हर महीने हर 3 महीने में नहीं खरीदता। मैंने आज ले लिया, पता नहीं कितने साल बाद अगला लूंगा, या फिर एक्सपेंशन करेंगे तो शायद और लूंगा। ये नहीं है कि अपने रूम में बोर हो गया चल हटा अगले क्लास में नया लिया,
कोई लड्डू नहीं है बेटा ये, ठीक है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दी फिक्स कैपिटल, एवरीडे खर्चा इज इक्वल टू दी वर्किंग कैपिटल। इसके फैक्टर्स एक बार आप लोग भैया फटाफट से कर लेना, आप लोगों को सब लिखवाया हुआ है। चलिए अब हमारे पास, हाँ इसके फैक्टर्स मैंने बोला, ये हम बाद में कर लेंगे, अपने नोट्स में से आप लोग पढ़ लेना, कुछ समझना है तो मुझे बता दो अगर कहोगे तो। चलो फिर हम लोग बेटा इसमें फोकस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसके फैक्टर्स तो इजी है। 1 सेकेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर वाले भैया ये रहे, थोड़ा क्लियर नहीं होगा कोई इशू नहीं है, मैं तो भी समझाता हूं बेटा। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कहता है कि मुझे पैसा जो फंड है वो कहां से एक्वायर करना है, ठीक है। मुझे क्या पैसा फाइनेंस करना है थ्रू डेब्ट, या मुझे जो पैसा है वो फाइनेंस करना है थ्रू इक्विटी। डेब्ट बोले तो बोरोड फंड, इक्विटी बोले तो ओनर्स फंड। ये मेरी चॉइस है कि मेरे को डेब्ट से लेना है या फिर इक्विटी से लेना है, या दोनों से थोड़ा थोड़ा लेना है, या दोनों से नहीं लेना है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये मेरा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड होता है बेटा जी। पहला फैक्टर आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर मेरे कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है ना अकाउंट्स में, अगर इनफ्लो ऑफ कैश अच्छा है, पैसा आ रहा है तो आन दो, जा रहा है तो जान दो, बोले तो आउटफ्लो। अगर मेरी कंपनी का इनफ्लो ऑफ कैश अच्छा है तो मुझे क्या करना चाहिए, डेब्ट फाइनेंसिंग, क्योंकि मुझे उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग फिक्स अमाउंट हर महीने देनी है, ठीक है। बट अगर मेरी कंपनी का आउटफ्लो है ज्यादा, पता खर्चे बड़े होते हैं, तो थोड़ा टेंशन फ्री रहने के लिए भैया क्या कर दो, इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग कर दो, शेयर होल्डर के थ्रू फाइनेंसिंग कर दो, क्योंकि कमाओगे तभी देना है, समझ गए। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर तुम्हारी गुड है तो गो विद दी भैया डेब्ट, और अगर कैश फ्लो पोजीशन तुम्हारी बैड है तो उस केस में गो विद दी इक्विटी भैया। सिंपल सा है, सेंटेंस बना के लिख लेंगे इसको। उसके बाद मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, आईसीआर है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। डेफिनेशन याद कर लो, और इसमें एक छोटी सी ट्रिक सिखाई थी, तीनों बढ़ रहे हैं तो डेब्ट, तीनों गिर रहे हैं तो भैया इक्विटी। ये देखो तीनों बढ़ेंगे, आईसीआर बढ़ेगा तो डेब्ट, आईसीआर गिरेगा तो इक्विटी, डीएससीआर बढ़ेगा तो डेब्ट, डीएससीआर गिरेगा तो इक्विटी, रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा बढ़ेगा तो डेब्ट और गिरेगा तो इक्विटी। तो ये जो तीनों चीजें मैंने बोली, इनकी डेफिनेशन के बाद आराम से तुम 2 लाइनें लिख सकते हो, पूरा नाम लिख के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, वी विल गो थ्रू दी डेब्ट फाइनेंसिंग, इट विल डिक्रीज, वी विल गो थ्रू दी इक्विटी फाइनेंसिंग। लाइन बन गई, डेफिनेशन बन गई, भागो आगे, इसके बाद हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ ना ना ना, इतना डिटेल में से पूछेंगे ही नहीं, डायरेक्ट आएगा पक्का, ठीक है। और अगर आएगा भी वो तो 1-2 नंबर का आएगा, अगर केस बेस में आ भी गया तो बेटा। उसके बाद ये भी बहुत इजी है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, साथ में कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी करा दूंगा, नीचे जाके आएगा, अभी करा दूंगा बेटा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या कह रहा है, जब तुम डेब्ट के थ्रू पैसा ले रहे हो तो उस पर भी लागत लगती है भैया। डिबेंचर होल्डर के पास ऐसे नहीं कि जा भैया पैसे दियो हाँ ले ले, उसमें भी बड़े सारे सोर्स लगते हैं, आपको टीम वर्क चाहिए, पेपर वर्क चाहिए, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत खर्चे हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट ज्यादा है तो उस केस में डेब्ट कम ले लो, अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम है तो डेब्ट ज्यादा ले लो। सेम विद इक्विटी, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है तो इक्विटी कम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है तो इक्विटी ज्यादा। तो घुमा फिरा के डेब्ट हो या इक्विटी हो, जिसकी कॉस्ट ज्यादा है वो कम ले लो, जिसकी कॉस्ट कम है वो ज्यादा ले लो। ये मतलब नॉर्मल डिमांड का फंक्शन हो गया, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया भैया इसमें। उसके बाद बेटा मेरे पास अगला आ जाता है टैक्स रेट। अगर आप लोग ये चाहते हो कि टैक्स में आपको रिबेट मिले, आप कम से कम टैक्स पे करना चाहते हो गवर्नमेंट को, देन गो विद द डिबेंचर, गो विद द बोरोड फंड, क्योंकि जो हम बोरोड फंड के थ्रू फाइनेंसिंग उठाते हैं बेटा जी, उसमें हमें इंटरेस्ट देना होता है, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो हमें रिबेट मिल जाती है, हमारे को टैक्स सरकार को कम देना पड़ता है, बस ये बेनिफिट है। बट अगर आप लोग कोई भी प्रकार का लोन नहीं लिया हुआ, डिबेंचर के थ्रू पैसा नहीं लिया हुआ, उस केस में जो कमाओगे सीधा आपको पहले डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, कोई रिडम्पशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, इक्विटी, वेरी गुड, सही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा मैंने पढ़ा दी। उसके बाद अगला आ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है, जब हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो इक्विटी हो, किसी से भी पैसा उठाते हैं तो खर्चा लगता है पैसा उठाने के लिए भी, तो जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट आपको लगता है, फील होता है कि लेस है, गो विद दैट। वो इक्विटी भी हो सकता है या वो भैया डिबेंचर भी हो सकता है, ठीक है, इवन वो बैंक लोन भी हो सकता है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा रिस्क कंसीडरेशन, ठीक है। इफ डेब्ट इशूड इज मोर देन द रिस्क इंक्रीजेस, कहने का मतलब है अगर आपके दिमाग में रिस्क फैक्टर है, तुम चाहते हो रिस्क नहीं लेना,
सेफ गेम खेलना चाहते हो तो इक्विटी बेटा, क्योंकि इक्विटी को तो पैसा तब देना है जब क्या होगा, प्रॉफिट। पर अगर चाहते हो कि रिस्क देख लेंगे ऐसी की तैसी, कोई नहीं, हमें तो घर ज्यादा पैसे लेके जाने, अगर प्रॉफिट हो जाए तो गो विद द डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर में रिस्क है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो या ना हो उसको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट वापस देनी है भैया। तो डिवेंचर इज इक्वल टू दी मोर रिस्क, इक्विटी इज इक्वल टू दी लेस रिस्क। चलिए बेटा, बट बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इक्विटी में रिस्क नहीं है तो उनका पैसा डुबो सकते हो, एक बार नाम खराब हो गया तो फिर तो तुम हो गए ना बर्बाद। चलो उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी बेटा। फ्लेक्सिबिलिटी ये कहता है बेसिकली यू कैन डू, मतलब कोई भी चीज फ्लेक्सिबल फॉर्म में, थोड़ा इक्विटी से ले लो और थोड़ा डिवेंचर से, थोड़ा चाहे बैंक लोन से ले लो, थोड़ा अपना लगा लो भैया। उसके बाद कंट्रोल, अगर तुम अपनी कंपनी का कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते, तुम चाहते हो सारी पावर तुम्हारे पास रहे, तो भैया तुम्हें पैसा किससे उठाना है? और अगर तुम चाहते हो कि भैया मेरी कंपनी का कंट्रोल मैं शेयर करना चाहता हूं, देन इक्विटी। तो घुमा फिरा के कंट्रोल देना चाहते हो तो भैया इक्विटी, नहीं देना चाहते तो डिवेंचर। बेटा बहुत इजी है, तो नोट्स अच्छे से कर लेना, परफेक्ट फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। उसके बाद आ गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, घुमा फिरा के जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं वो कम ले लो। जैसे कॉस्ट में पढ़ाया था, सेम ये क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इफ डेब्ट फाइनेंसिंग फॉलोज दी more rule and regulation then you can take the fund through equity. If equity follow more rule and regulation then, और दोनों में अगर रूल एंड रेगुलेशन है तो भाई वो तो तुम सोचो फिर क्या करना, तो बैंक है ही नहीं, तो सोचो सब में रूल एंड रेगुलेशन है तो वो भी तुम सोचो फिर क्या करना है, राइट। जिसका इजी है घुमा फिरा के, है ना। अगला आ जाता है स्टॉक मार्केट ऑपरेशन बेटा। स्टॉक मार्केट के दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है बुलिश कंडीशन, एक होता है बेयरिश कंडीशन। बुलिश कंडीशन का मतलब होता है झकास मस्त एकदम, बेयरिश का मतलब होता है बकवास। अगर आपकी कंडीशन बहुत तगड़ी चल रही है, मार्केट में फैन फॉलोइंग तगड़ी है बेटा, हर बंदा हर स्टार कह रहा है भैया ये कंपनी मस्त है एकदम, तो गो विद दी इक्विटी। बट अगर आपकी कंपनी की सिचुएशन बेकार चल रही है, नाम खराब हो चुका है किसी ना किसी कारण के वजह से भैया, तो आंखें बंद करके गो विद दी डेब्ट फाइनेंसिंग। उसके बाद लास्ट आ जाता है बेटा जी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। बेटा आप लोगों को दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी ध्यान रखना है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो फंड कहां से ले रहा है, बट लास्ट में उसको ब्लाइंडली आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। सॉरी बेटा ये बिग बॉस का घर नहीं था। तो घुमा फिरा के कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज ये कहता है फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटर बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। लास्ट में डिसीजन आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर विल पावर, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू योर टीम। तो भैया मेरे तरफ से ये चैप्टर भी आज खत्म, लास्ट 3 चैप्टर्स रह गए हैं जो कि मैं आप लोगों को भैया फाइनली कल करवाऊंगा, और उसके अगले दिन 100 में से 100 हम ला के सो जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्वाहा।